छोटे से मोहल्ले में शांति निवास नाम का एक बड़ा सा घर था। इस घर में नंदिनी, उसके छोटे भाई राजू और उसके पिताजी के साथ रहती थी। जब नंदिनी की मां गुजर गई तब नंदिनी सिर्फ 14 साल की थी और राजू सिर्फ 10 साल का। तब से लेकर आज तक नंदिनी ने राजू का मां की तरह ख्याल रखा है। उनके घर को मां के बाद अकेले संभाला है। राजू भी नंदिनी से बहुत प्यार करता है, नंदिनी की बहुत इज्जत करता है। राजू वही करता है जो नंदिनी को पसंद हो। यूं मानो कि नंदिनी उससे वही करवाती है जो वो चाहती है। वैसे तो नंदिनी अच्छी है, लेकिन नंदिनी का स्वभाव एकदम तीखी मिर्ची जैसा है। नंदिनी का ऐसा मानना है कि ये घर मां के बाद उसने संभाला है, तो इस घर में उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। और नंदिनी के ऐसे स्वभाव से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि राजू और उसके पिताजी को नंदिनी के ऐसे स्वभाव की अब आदत हो गई थी। दीदी, कल हमारे कॉलेज की ट्रिप जा रही है। मैंने मेरे दोस्तों को बोल दिया है कि इस बार मैं पक्का आऊंगा, तो आप मुझे बैग पैक करने में मदद करो ना, और हाँ, कुछ नाश्ता भी दे देना साथ में। कॉलेज ट्रिप? हाँ, वो मैंने आपसे पूछे बगैर ही अपने दोस्तों को हाँ कह दिया, लेकिन क्या करूं, मैं ट्रिप पर जाने के लिए इतना एक्साइटेड था कि आपसे पूछना ही भूल गया। तू क्यों पूछेगा मुझसे? अब तो बड़ा हो गया है, कॉलेज जाने लगा है, अपने फैसले खुद ले सकता है। अब तुम्हें दीदी की क्या जरूरत है? दीदी, ऐसी बात नहीं है, वो बस सब कुछ अचानक तय हो गया तो। बस रहने दे। छोटी छोटी बातें दौड़े दौड़े आकर अपनी दीदी को बताने वाला मेरा राजू अब अपने दिल की बात दीदी से छुपाने लगा है। परसों ट्रिप पर जाने के लिए तू कपड़े लेकर आया था, लेकिन वो कपड़े भी तूने मुझे दिखाए नहीं, और अब बोल रहा है कि सब कुछ अचानक तय हो गया। मतलब तू अब दीदी से भी झूठ बोलने लगा है। दीदी, वैसी बात नहीं है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला था लेकिन भूल गया बस। बात तू ट्रिप पर जा रहा है वो नहीं है, लेकिन अभी तो 12वीं अच्छे अंकों से पास हुआ है, इसी खुशी में मैंने जो पार्टी रखी है, सभी को अपने घर बुलाया है, उसका क्या? लेकिन दीदी, आपको भी तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि आपने घर में पार्टी रखी है। सरप्राइज पार्टी है, पहले बता देती तो सरप्राइज कैसा रहता। खैर कोई बात नहीं, तू चला जा अपने दोस्तों के साथ, मैं सबको मना कर देती हूँ। वैसे भी अभी ये पार्टी सरप्राइज थोड़ी ना रही है। नहीं, रहने दो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आपका मन है ना पार्टी करने का, तो मैं नहीं जाऊंगा ट्रिप पर, मैं मेरे दोस्तों को मना कर देता हूँ। अरे लेकिन तुम्हारा भी तो ट्रिप पर जाने का मन था, क्यों कैंसिल कर रहे हो? चले जाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जो आपका मन है वही मेरा मन है। और हाँ, पार्टी की कुछ तैयारी करनी होगी तो मुझे भी बताओ, मैं हूँ यहीं, बस एक कॉल करके आता हूँ। माफ करना राजू, तुम्हें रोकने के लिए मुझे पार्टी का बहाना बनाना पड़ा, लेकिन मैं भी क्या करती। अगर तुम मुझे पूछकर चले जाते तो शायद मैं हाँ कह देती, लेकिन तुम मुझे पूछे बिना जा रहे हो, ये फैसला मुझे मंजूर नहीं। फिर चाहे ट्रिप पर जाने का छोटा फैसला ही क्यों ना हो। कभी झगड़ा करके, कभी प्यार से बात करके नंदिनी राजू से वही करवाती जो वो चाहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। नंदिनी की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन नंदिनी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना नहीं चाहती थी। इसी वजह से आज तक नंदिनी ने कई रिश्तों को ना कह दिया था। ऐसे ही एक दिन नंदिनी की बुआ शालिनी और उनका बेटा गौतम उनके घर आते हैं। दीदी, आप ही समझाओ इस लड़की को, ऐसे कितने दिन ये कंवारी रहेगी। हमारी श्रीमती जी के जाने के बाद नंदिनी ने ये घर बड़े ही अच्छे से संभाला है, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि इसकी शादी होकर ये अपना घर संभाले, लेकिन ये इस घर को, राजू को मुझे छोड़कर कहीं और जाना ही नहीं चाहती। मैंने इसके लिए कई लड़के देखे, लेकिन इसने इसकी तीखी बातों से हर लड़के को भगा दिया। नंदिनी बेटा, हमें पता है तुम तुम्हारा ये घर छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। मैं किसी और का घर संभालने के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी तो फिर ये घर कौन संभालेगा? मुझे ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना, और अगर आप मेरी शादी करवाना चाहती हो तो ऐसा लड़का ढूंढो जो मेरे साथ मेरे ही घर में रहे। ये क्या बात हुई? कोई लड़का कैसे राजी होगा हमेशा के लिए अपने ससुराल में रहने के लिए? ऐसे तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। देखिए मामा जी, अगर आपको नंदिनी को ठीक लगे तो मैं तैयार हूँ नंदिनी से शादी करने के लिए। वैसे भी मैं नंदिनी को पसंद करता हूँ, और हमारा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और कुछ ही सालों में राजू की भी शादी हो जाएगी। अब हम शादी कर लेते हैं, कुछ साल कभी यहाँ कभी वहाँ रहते हैं, और एक बार इस घर में राजू की पत्नी आ जाएगी तो हम हमारे घर चले जाएंगे। किसी और शहर में जाकर बसने से अच्छा है मैं इस गौतम से शादी कर लेती हूँ। शादी भी हो जाएगी और घर भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। पिछले कई दिनों से नंदिनी की शादी को लेकर घर में जो बातें चल रही थी, उन सभी बातों पर पूर्ण विराम लग जाता है। अगले कुछ ही दिनों में नंदिनी और गौतम की शादी हो जाती है। शादी के बाद
कुछ दिन के लिए नंदिनी अपने ससुराल में रहने जाती है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह तैयार होकर? तैयार कहाँ हुई हूँ, रोज के ही तो कपड़े पहने, अपने घर जा रही हूँ। पिछले 2-3 दिनों से वहां मौसी थी तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन कल शाम को मौसी अपने घर चली गई है तो पापा को खुद के हाथों से चाय बनानी तक नहीं आती। चाय नाश्ता बनाकर थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अरे लेकिन अपने घर का चाय नाश्ता? वो आप बना लीजिए, वैसे भी मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना यहाँ रहने वाली हूँ, कुछ दिनों के लिए ही तो हूँ। अगर कुछ दिन मैं बना दूंगी तो बेकार में आपकी आदत खराब हो जाएगी। अभी अभी शादी हुई थी नंदिनी की, लेकिन उसके ससुराल में जैसे उसका दम घुट रहा था। सुबह हुई नहीं कि अपने पापा के लिए नाश्ता बनाने के बहाने से नंदिनी अपने मायके में क्या चल रहा है ये देखने पहुंच गई। अरे वाह, यहाँ तो आज मेरे बगैर ही चाय बन गई। मैं यहाँ थी तब तक तो आप लोगों को गैस ऑन करना भी नहीं आता था। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो 2 दिन तुम्हारी मौसी थी ना, तो उसने 2-4 चीजें हमें सिखा दी। सोचा अब तुम नहीं रहोगी तो हमें कुछ तो आना चाहिए। तुम नहीं रहोगी इसका मतलब क्या हुआ पापा? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नंदिनी अपने पापा से बात कर रही थी, तभी अपने दोनों हाथों में बड़े बड़े बैग लेकर गौतम घर में आता है। अरे बेटा, कहाँ ले जा रहे हो ये बैग? किसका सामान है ये? किसका मतलब क्या? मेरा सामान है ये, और भी 2-4 बैग बाकी है, वो भी लेकर आता हूँ। कल घर में पूजा है, इसलिए मुझे और 2 दिन वहां रुकना होगा। उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ रहने आ जाऊंगी। हमेशा के लिए मतलब? मतलब जब तक इस घर में मेरी तरह घर संभालने वाला कोई और नहीं आ जाता, तब तक मैं यहीं रहूंगी, और मेरे साथ साथ गौतम भी। लेकिन फिर बुआ का क्या, माँ का क्या? उन्हें तो आदत है अकेले रहने की। शादी हो जाने के बाद भी नंदिनी अपना मायका छोड़कर ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात से उसके पिताजी पहले ही परेशान थे, लेकिन अब नंदिनी अपने साथ साथ गौतम को भी लेकर आई थी, जो बिल्कुल ही निकम्मा था। उसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता था, लेकिन किसी काम का नहीं था वो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब राजू का कॉलेज खत्म हो गया था, राजू जॉब करने लगा था। राजू की पहली तनख्वाह से राजू हॉल में लगाने के लिए एक बड़ी सी फ्रेम लेकर आता है। राजू के हाथ में गिफ्ट देकर नंदिनी बड़ी ही खुश होती है और कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, राजू अपनी पहली सैलरी से मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर आएगा। वो अपनी दीदी को भूल नहीं सकता। बचपन से पाल पोस के बड़ा जो किया है मैंने उसे, माँ के बाद माँ सा प्यार दिया है, दुलार दिया है। सच में आज उसकी तरक्की को देखकर लगता है मैंने इस घर पर बड़े अच्छे संस्कार किए हैं। हाथों में गिफ्ट लेकर घर में राजू को आते हुए देख नंदिनी अपने बारे में काफी कुछ बड़बड़ाती है और राजू के हाथ में जो गिफ्ट था वो लेते हुए कहती है, अरे राजू, क्या जरूरत है इस सब की? तू मेरे लिए कुछ भी नहीं लाता तो भी चलता। मेरा मन तो तेरी तरक्की देखकर भर आया है। जाने दे, फिर भी तू इतने प्यार से मेरे लिए कुछ लाया है तो मैं रख लेती हूँ। अरे दीदी, ये आपके लिए नहीं है, हमारे घर के लिए। वो क्या है ना, आज तक कभी लड़कियों के लिए शॉपिंग ही नहीं की, तो आपके लिए क्या लाऊं वो समझ में नहीं आया। कैसे कुछ समझ में आएगा? तू मुझसे प्यार थोड़ी ना करता है। लेकिन तुझे पता है, जब हमारी माँ गुजर गई तो मैं भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने तेरे लिए हर वो चीज सीखी जो माँ अपने बच्चों के लिए करती है। तब तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं तो सिर्फ 14-15 साल की लड़की हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। फिर भी माना कि तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया क्योंकि तुझे लड़कियों के लिए शॉपिंग करना नहीं आता, लेकिन तेरे जीजा जी के लिए तो कुछ न कुछ ला सकता था। एक ही तो जीजा जी है तेरे। दीदी वो मैं कुछ नहीं जानती। तूने मेरे लिए कुछ नहीं लाया, ठीक है, एक बार के लिए भूल भी जाऊं, लेकिन मैं गौतम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो जा, तेरे जीजा जी के लिए उनके पसंद का कुछ लेकर आ। नंदिनी हर चीज के लिए राजू को ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल किया करती थी, ताकि वो हर चीज जैसे उसको चाहिए वैसे ही करे। ऐसे ही कुछ साल चलता रहा। अब राजू की भी शादी की उम्र हो गई थी। नंदिनी ने राजू को पूछे बगैर ही उसकी खुद की पसंद से लड़कियां देखना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर एक दिन नंदिनी और राजू में बहस होती है। पिछले महीना भर में मैंने तुम्हारे सामने 100 लड़कियों के फोटो रखे हैं, लेकिन तुम्हें एक भी लड़की पसंद नहीं आई। तुम्हारे मन में है क्या? कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? आपने दिखाई हुई 100 लड़कियों में से मुझे एक भी लड़की पसंद नहीं आई। आप अपनी पसंद की लड़कियां देख रही हैं, जबकि मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अरे क्या पढ़ी लिखी लगा रखा है? पढ़ी लिखी लड़की इस घर में आएगी तो इस घर को बेचकर खाएगी। उससे अच्छा है घर गृहस्थी में निपुण लड़की से शादी कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही तुमने कोई पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ कर रखी है?
लंबी बहस के बाद काफी हिचकिचाते हुए राजू नंदिनी को अर्पिता का नाम बताता है। नंदिनी महीना भर राजू से बात नहीं करती। वो उससे झगड़ती है, उसे समझाती है, उसे शादी के लिए मनाने के लिए कई ड्रामे भी करती है, लेकिन इस बार राजू साफ साफ कहता है वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अर्पिता से। ना चाहते हुए भी नंदिनी को अर्पिता और राजू के रिश्ते के लिए हाँ कहना पड़ता है। अगले कुछ ही दिनों में राजू और अर्पिता की शादी बड़े धूमधाम से होती है और अर्पिता अपने ससुराल रहने आ जाती है। ये सोफा किसने हिलाया? पिछले 10 सालों से हमारे घर में जितने भी सोफे आए सब के सब मैंने यहीं रखे थे। अर्पिता, तुम्हें घर में आए 4 दिन हुए नहीं और तूने इधर का सामान उधर करना शुरू कर दिया। दीदी, वो मेरी बुआ ने दिया हुआ फ्लावर पॉट रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सोफा बाजू में करके वहां जगह बना ली। इस घर में तुमने इंसानों की जगह लेना तो शुरू कर दिया है, कम से कम चीजों को तो उनकी जगह से मत हटाओ। ये क्या बोल रही हो दीदी आप? जब से शादी हुई थी तब से नंदिनी अर्पिता पर रौब झाड़ रही थी। शादी हो जाने के बाद भी नंदिनी मायके की हर बात में, हर चीज में टांग अड़ाती थी। वहां तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हुई जब अर्पिता और राजू शॉपिंग जाएंगे या नहीं, मूवी देखने जाएंगे या नहीं, इससे लेकर हनीमून पर कहां जाएंगे, इन सब बातों में भी नंदिनी दखलंदाजी करने लगी थी। नंदिनी की ये हरकतें अर्पिता को खटकती थी, लेकिन राजू से समझाता था कि आज नहीं तो कल दीदी उनके ससुराल चली जाएगी, फिर इस घर में जो अर्पिता को चाहिए वैसा ही होगा। अब राजू की शादी को 2 महीने हो गए थे, लेकिन फिर भी नंदिनी अपने ससुराल जाने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी उनके घर आती है। क्या बहू, तुम्हारे भाई की शादी हो गई, उसकी बीवी आ गई, लेकिन अभी भी तुम्हें तुम्हारे ससुराल की याद नहीं आई? घर कब आने वाली हो? इतनी भी क्या जल्दी है माँ घर आने की? ये घर संभालने के लिए नंदिनी इतनी मेहनत करती है, मतलब अब तक की है, तो अभी अर्पिता को नंदिनी की सेवा का मौका तो दो। घर संभालना कोई पहाड़ सर पर लेने जैसा नहीं है। अब तुम लोग हमारे घर पर चलो और कभी कभी आ जाना इधर, तब कर लेगी अर्पिता तुम्हारी सेवा। उनकी भी नई नई शादी हुई है, ऐसे अर्पिता को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब आप इतना ही कह रहे हो तो चलते हैं घर। लेकिन राजू, जाओ मेरे लिए बनारसी साड़ी, इनके लिए बनारसी कुर्ता लेकर आओ। अच्छे से हमारी खातिरदारी करो। हमारे दुकान से सोने की चेन भी लेकर आओ इनके लिए। जब से शादी हुई है तब से हमने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन भगवान की दया से अब तो अच्छा कमाता है। 2-4 चीज अपने जीजा और जीजी को दोगे तो कुछ कम नहीं होगा। वैसे भी ये हमारा हक है। मान सम्मान के साथ विदा करो हमें, आखिरकार हम तुम्हारे इकलौते जीजा जीजी हैं। जैसा नंदिनी कहती है राजू सब वैसा ही करता है। उनके लिए अच्छे कपड़े, सोने का चैन, सब कुछ लाता है। अर्पिता भी घर पर अच्छा अच्छा खाने के लिए बनाती है। सब लोग साथ में खाना खाते हैं। फिर नंदिनी अपने ससुराल जाने लगती है, दरवाजे तक जाती है और वापस आती है। अरे अर्पिता और राजू, तुमने तो हमारे पैर ही नहीं छुए। राजू, तुम्हारी ये पढ़ी लिखी पत्नी, उसमें इतने भी संस्कार नहीं कि जब कोई बड़ा हमारे घर से जाता है तब उसके पैर छूने चाहिए। मैं तो इसी घर की हूँ, मेरा जाने दो, लेकिन गौतम, उनके भी तुम दोनों ने पैर नहीं छुए। चलो जल्दी से उनके पैर छुओ। अर्पिता पैर छूना क्या भूल गई। नंदिनी सीधा उसके संस्कारों पर आ गई। नंदिनी बात बात पर अर्पिता को ताने दिया करती थी, लेकिन अर्पिता ने कभी कुछ नहीं कहा, हर बार छोड़ दिया। नंदिनी अब अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन दिन में 10 बार अपने मायके के चक्कर लगाती थी। कभी पापा की पसंद की सब्जी बनाने के लिए, कभी ये लाने के लिए, तो कभी वो देने के लिए। अर्पिता को ऐसा लगा था कि नंदिनी उसके ससुराल जाएगी तो अपने मायके की चीजों में टांग अड़ाना बंद कर देगी। लेकिन नंदिनी सुधरने वालों में से थोड़ी ना थी। ऐसे ही एक दिन, बहू इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? बुआ, वो घर जा रही हूँ। घर बाद में चली जाना, आज हम महीने का सामान लेने मार्केट जाने वाले हैं। मैं आज तुम्हें सब सिखा दूंगी, फिर अगली बार से तुम अकेले जाना। चलो कागज पेन लो और लिस्ट बनाओ। नंदिनी कागज और पेन निकालती है और शालिनी के हाथ में देती है। बुआ जी, हमारे घर के सामान की लिस्ट आप बना लो। अर्पिता भी नहीं है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मुझे अपने मायके के सामान की लिस्ट बनाने जाना है। वैसे भी हमारे घर में क्या आता है क्या नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो बेहतर होगा आप ही लिस्ट बना लो। शालिनी के हाथ में कागज पेन थमाकर नंदिनी अपने मायके चली जाती है। वहां सोफे पर बैठकर अर्पिता महीने भर के सामान की लिस्ट बना रही थी। तभी उसके हाथों से लिस्ट खिसकाते हुए नंदिनी कहती है, हे भगवान, इतनी बड़ी लिस्ट! इसमें राशन से ज्यादा तो मेकअप का सामान है। ऐसे तो तुम कुछ ही दिनों में राजू को सड़क पर ले आओगी। घर गृहस्थी संभालना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों के तो बिल्कुल नहीं।
दीदी, मेरे 2-4 मेकअप के सामान खरीदने से राजू सड़क पर नहीं आ जाएगा। मेरा पति मेरी जरूरतें पूरी कर सके इतना तो जरूर कमाता है। और रही बात घर गृहस्थी की, जो लड़की शादी होने के बाद भी अपने ससुराल में कम और अपने मायके में ज्यादा ध्यान देती हो, उस लड़की से मुझे घर गृहस्थी की सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज तक आपने इस घर के लिए जो कुछ भी किया अच्छा किया, लेकिन अब इस घर को संभालने के लिए मैं आ गई हूँ, तो अच्छा होगा अब 2 दिन की मेहमान बनकर आए, खुशी से रहे और अपने ससुराल वापस चली जाए। नंदिनी हर बार अपनी मनमानी किया करती थी, लेकिन कभी उसको किसी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अर्पिता उसका ऐसा बर्ताव सह नहीं पाई। आज अर्पिता ने नंदिनी को काफी कुछ सुना दिया। तभी नंदिनी गुस्से से लाल होकर अपने ससुराल चली जाती है। फाइनली। अरे सोना, ये क्या, तुम बेशर्म की तरह कुर्ती लेगिंग पहनकर खड़ी हो गई। जाओ जल्दी से दुपट्टा लेकर आओ। मम्मी, आजकल ऐसे ही कुर्ती लेगिंग पहनने का फैशन है। देखो, ये फुल स्लीव का कुर्ता है, नेक भी कॉलर स्टाइल है, इसके ऊपर दुपट्टे की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाएगी कि जरूरत है या नहीं। 4 किताब पढ़ने की इजाजत क्या दे दी, तेरा तो पंखे निकल गए। और खबरदार, जो आज के बाद बिना दुपट्टे के मुझे दिखाई दी। शहर में रहने का मतलब यह नहीं होता कि लाज शर्म हया सब बेच कर खा जाओ। और मैं उन माओं में से नहीं हूं जो सिर्फ बहू के लिए सख्त नियम बनाती है और बेटियों को सर पर चढ़ा लेती है। मर्यादा बहू और बेटी दोनों के लिए है, ना तो सुरभि और ना ही तुम। ऐसे बेहुदे पहनावे में मुझे कभी नजर मत आना। और सुरभि बहू तुम, इज्जतदार घरों की बहुओं का मुंह कोई ना देख पाए, उसी में उनका सम्मान होता है। अरे भाई, वो बहू ही क्या जो सारे समाज में ऐसे मुंह खोलकर घूमती फिरे। सास की कड़कती हुई आवाज सुनकर सुरभि तो एकदम सहम गई थी और सोना भी थोड़ा परेशान हो गई थी। सोना की उम्र अभी 18 साल की थी, जो शहर में हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। भाई की शादी में वो गांव में अपने घर आई हुई थी। नई नई भाभी के साथ हंसना खेलना, उन्हें अपने गांव कस्बे के बारे में बताना, जिससे सोना का मनपसंद काम हो गया था। दोनों ननद भाभी के आपसी प्यार और तालमेल को नमिता हमेशा टेढ़ी नज़र से देखा करती। बहू सुरभि की शादी के 1 सप्ताह बाद जब सोना और सुरभि तैयार होकर बाजार जाने के लिए निकलने लगे, इस समय नमिता ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और घूंघट और अदब का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद बहू सुरभि इतना तो समझ गई कि ससुराल में उसे पर्दा करके रहना पड़ेगा और घूंघट के बिना घर से बाहर निकलना मतलब घर में एक बड़े तमाशे को बुलावा देना। लेकिन सास नमिता की ज्यादतियां तो जैसे बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो सिर्फ घर से बाहर जाते समय घूंघट के लिए टोका टाकी करती थी, लेकिन अब तो उसने एक नया फरमान जारी कर दिया था। सुरभि बहू, अरे तुमको शादी के बाद समझाया था ना कि इज्जतदार घर की बहुएं सर खोलकर बेशर्म की तरह घुमा नहीं करती। ठीक से समझ में नहीं आया था क्या? माँ जी, लेकिन मैं तो कभी भी बिना घूंघट के घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। फिर आप नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा, बहुत समझदार है तू। तो घर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी आंख फूटी हुई है, उन्हें तेरा खुला हुआ सर दिखाई नहीं देता। अरे घर में तेरे ससुर है, उनसे पर्दा करने के लिए क्या तुझे अलग से चिट्ठी लिख कर देनी पड़ेगी? बेचारे खुद ही शर्मिंदा होकर उठकर चले जाते हैं। अपने घर में सुकून से 10 मिनट बैठने का सुख भी नसीब नहीं है उनको, क्योंकि उनकी बहू को घर में रहने की तमीज जो नहीं है। ससुर के सामने चली जाती है सर खोल के। अरे हम सोच रहे थे नई नई शादी है, टोके ना, लेकिन तुमने तो जैसे आंख कान नाक सब बंद कर रखा है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे सामने पड़ते ही ससुर जी उठकर क्यों चले जाते हैं। नमिता की बातें सुनकर बहू सुरभि बिल्कुल रुआंसी हो गई थी। उस दिन का दिन था, फिर कभी सुरभि के सर से घूंघट उतरा नहीं। धीरे धीरे समय बीता और 4 साल बाद सोना भी शादी करके अपने ससुराल चली गई। लेकिन कहते हैं ना, मायके में जैसे संस्कार की जड़ पड़ती है, लड़कियां ससुराल में भी वैसा ही व्यवहार करती हैं। अब क्योंकि उसने अपनी माँ को घूंघट के लिए अपनी भाभी के ऊपर सख्ती बरतते देखा था, इसलिए वो भी जिस दिन से ससुराल आई थी 24 घंटे घूंघट में ही लिपटी रहती। शादी के 3 दिन बाद। अरे सोना बेटा, हर समय अपने कमरे में बैठी रहती हो। बेटा बाहर निकला करो, हमारे साथ बैठा करो। तुम्हें कोई कैद की सज़ा थोड़ी न सुनाई है किसी ने। तुम अब इस घर की सदस्य हो। ससुराल को जेल समझना बंद करो। हम लोगों के साथ घुलने मिलने की आदत डाल लो बेटा। लेकिन मम्मी जी, वो मैं आप लोगों के साथ कैसे? कैसे का क्या मतलब है? अभी मैंने तुम्हें समझाया ना कि तुमको शादी करके घर की मेंबर बनाकर लाए हैं। कोई कैदी नहीं हो कि बस अपने कमरे में कैद होकर 24 घंटे घूंघट में गुड़िया बनकर बैठी रहोगी। और ये क्या है, 24 घंटे क्यों घूंघट में कैद रहती हो? इतना सुंदर चेहरा है हमारी बहू का और हमें देखने कोई नहीं मिलता।
हटाओ इस घूंघट को। जैसे ही सोना की सास ने उसके सर से घूंघट खींचा, सोना अंदर तक सहम गई। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? पापा जी सामने बैठे हैं और आपने मेरे सर से घूंघट हटा दिया। सोना की बात सुनकर उसकी सास जोर से हंस देती है। अरे बेटा, तुमने अभी क्या कहा उन्हें? पापा जी, है ना? तो पापा के सामने घूंघट की ज़रूरत होती है क्या भला? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, तुमको ना तुम्हारे पापा जी ही पसंद करके बहू बना कर लाए थे। कहते थे बिल्कुल गुड़िया जैसी बहू है, हमारी बिटिया बना कर रखेंगी उसे। और जिस दिन से तुम आई हो, उनकी आवाज़ से भी ऐसे दूर भागती हो जैसे उन्हें कोई छूत की बीमारी हो। अरे बेटा, सास ससुर भी तो माँ बाप ही होते हैं, उनसे इतना बच के रहने की कोई ज़रूरत ना है। सुबह चाय बनाती हो तो चाय भी लेकर चुपचाप अपने कमरे में भाग जाती हो। क्यों, हमारे साथ बैठकर चाय पीने में कोई समस्या है क्या? अब तो सोना बेचारी बिल्कुल ही रोने को हो जाती है। मम्मी जी, वो क्या है ना, मेरे मायके में मैंने जैसा देखा है मुझे वही पता है। मेरी मम्मी कहती है कि बहू को सास ससुर के साथ बैठना ही नहीं चाहिए, कुछ खाना पीना तो बहुत दूर की बात है। सोना की सास बहू की बातें सुनकर बहुत हैरान थी। अपने में सिमटी सी रहने वाली और घबराई घबराई सी बहू सोना को कंफर्टेबल करने के लिए अगले ही दिन उसकी सास बाजार जाती है और उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करती है। शाम के समय, सोना बहू इधर आओ बेटा। देखो, हम तुम्हारी सास होकर साड़ी नहीं पहन पाते और तुम आजकल की बच्ची होकर 24 घंटे साड़ी में लिपटी रहती हो। तुम्हें देख कर ना मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। मैं जानती हूँ तुम अपने आप कभी नहीं कहोगी कि तुम्हें इस साड़ी और घूंघट में परेशानी हो रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेसेस लेकर आई हूँ। और ये लो, ये है तुम्हारे और समर के हनीमून के टिकट। चलो जल्दी से सामान पैक करो, कल शाम को निकलना है तुम्हें। और हाँ, ट्रिप के लिए साड़ी सूट पैक मत कर लेना। लेकिन मम्मी जी, मैं ये सब कैसे पहन सकती हूँ? बिल्कुल वैसे जैसे मैं पहनती हूँ। अपने घर में कंफर्टेबल कपड़े पहने जाते हैं बेटा। ये हर समय 6 मीटर की साड़ी लपेट कर रखना क्या ज़रूरी है? मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा। ससुर जी के सामने सर खोल के आना मतलब हमारे यहाँ पाप के बराबर है। बेचारी मेरी भाभी को तो न जाने कितनी बार किसी गलती के लिए डांट पड़ जाया करती है। मुझे तो उनकी हालत पर तरस आता है। बेचारी 24 घंटे घूंघट में रहकर ही काम करती हैं। अरे बेटा, तो तुम्हें विरोध करना चाहिए था ना अपनी माँ का। अपनी भाभी के लिए तुम स्टैंड नहीं लोगी तो और कौन लेगा? और वैसे भी बिटिया अपने मायके में जितनी निडरता से अपने मन की बात कह सकती है, बहू को वो आज़ादी कहाँ मिलती है? आप समझ नहीं रहे मम्मी जी। मेरी सासू माँ होकर आप मुझसे इतनी खुलकर बात कर रही हैं, लेकिन मेरी माँ ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं उनकी बहू को घूंघट उतारने के लिए कहूँ। उल्टा वो तो मुझे भी घूंघट करके रखने को कहती हैं। मैं अगर भाभी को कहूँ कि आप घूंघट ना करो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि घर में मर्जी तो मेरी माँ की ही चलती है ना। ठीक है, तो फिर लगता है तुम्हारे मायके को सुधारने का समय आ गया है। 2 दिन बाद सोना और उसकी सास उसके मायके पहुंच जाते हैं। बहन जी, जब से आपकी बेटी हमारे घर आई है ना, बस दिन रात आपकी ही तारीफ़ करती रहती है। आप लोगों की इतनी तारीफ़ें सुन सुनकर हमने तो सोना बहू से कहा कि भाई हमें भी 2-4 दिन अपने मायके लेकर चलो, हम भी तो देखें कैसा है तुम्हारा मायका। अरे हाँ बहन जी, क्यों नहीं, ये घर भी तो आप ही का घर है। आप यहाँ पर खूब आराम से रहिए, हमें कोई समस्या नहीं है। सुरभि बेटा, देखो बहन जी यहाँ आ गई है। ध्यान रहे उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना होने पाए। खाने पीने से लेकर उनके सोने बैठने का इंतज़ाम भी उनकी पसंद के कमरे में करवा दो। भाई हमारी खासम खास मेहमान है बिटिया की सास, उन्हें तो हम किसी तरह नाराज़ नहीं कर सकते। क्यों बहन जी? समधन की बात सुनकर सोना की सास मुस्कुराने लगती है। अरे बहन जी, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेहमान नवाजी करवाने के लिए थोड़ी ना आए हम यहाँ पर। अरे हम तो अपना घर समझ कर आए हैं कि अपनों के बीच में कुछ अच्छा समय बिताएंगे, और क्या। सोना के मायके में सोना और उसकी सास भी गज भर का घूंघट करके ही आए थे ताकि नमिता उनके साथ सहज रहे। लाइए बहन जी, आज सबके लिए चाय मैं बनाती हूँ। सोना की सास घूंघट करके चाय का कप लेकर उसके पापा की ओर बढ़ती है। ये कैसी चाय बना कर लाई हो? जानती हो ना हमें अदरक वाली चाय पसंद है और तुम अदरक की जगह इलायची डाल कर लाई हो। सारी जिंदगी बीत गई लेकिन हमारी पसंद की 1 कप चाय बनाना नहीं आया तुम्हें।
अरे समधी जी माफ़ कीजिए, ये चाय समदन जी ने नहीं मैंने बनाई है। आप नाराज़ मत होइए, मैं फिर से बना कर लाती हूँ। अरे माफ़ कीजिएगा बहन जी, हमें लगा कि सोना की माँ है और हम इतना कुछ बोल गए। आप बुरा मत मानिएगा। इस घूंघट के चक्कर में पता ही नहीं चलता कि सामने कौन खड़ा है। सारी औरतें एक जैसी नज़र आती हैं। बात तो आपकी ठीक है समधी जी, सारी मुसीबत की जड़ ना ये घूंघट ही है। आप परेशान मत होइए। फिर एक दिन, क्यों ना आज हम सब लोग शहर में चलकर मॉल देख कर आए। हमने सुना है बड़ी ऊंची ऊंची दुकान होती है वहाँ पर। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमको ना ये मॉल वगैरह जाना पसंद नहीं है। हम तो भाई यहीं जैसलमेर की लोकल दुकानों से ख़रीदारी कर लेते हैं। अरे बहन जी एक बार चलिए तो सही। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, सुरभि बहू और दीपेश को ले जाते हैं हम अपने साथ। अच्छा ठीक है, आप ले जाइए बच्चों को। सोना की सास उसकी भाभी और भाई को लेकर मॉल पहुंचती है। तीनों महिलाओं ने लंबा घूंघट अपने चेहरे पर डाल रखा था, जिसके कारण उन्हें बाहर कुछ भी देखने में बड़ी समस्या हो रही थी। अचानक ही सोना की सास का पल्लू एस्केलेटर में फंस जाता है और वो वहां पर जोर जोर से शोर मचा देती है। अरे काकी जी ध्यान से चलिए ना, आपको पता है कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती है अभी, अगर आपको चोट लग जाती तो। अरे बेटा मेरी गलती नहीं है, गलती इस घूंघट की है। इस गज भर के घूंघट में दिखाई नहीं पड़ता कि आगे क्या है क्या नहीं। तुम आदमी लोग तो पैंट कमीज पहन कर आगे आगे चल देती हो, और हम औरतों को कितनी समस्या होती है। 6 मीटर की साड़ी संभाले और फिर उसके बाद मुंह पर ये 2 गज का घूंघट भी। घूंघट के उस पार कुछ दिखाई दे तो समझ में आए ना कि आगे सीढ़ियाँ हैं या एस्केलेटर। बस बेटा मेरी तब कोई मॉल वॉल घूमने की इच्छा नहीं बची, वापस चलो तुम। सोना की सास एस्केलेटर वाली घटना के बाद घर तो ज़रूर आ गई थी, लेकिन जब सोना के भाई ने घर आकर सबको इस घटना के बारे में बताया तो सभी लोग घबरा गए। अकेले में, सुरभि बेटा कल जो मॉल में हुआ उससे क्या समझ में आया तुम्हें? सही बताऊं तो मैं उस समय बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। जो हादसा आपके साथ हुआ वैसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना। ये घूंघट डालकर घर से बाहर निकलना वाकई बहुत खतरे की बात है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, समझ में ही नहीं आता घूंघट के उस पार क्या है और क्या नहीं। आंखें होते हुए भी अंधों की तरह जीवन बिताना पड़ रहा है हम लोगों को। बेटा कल जो घटना घटी ना, दरअसल वो तुम्हें यही समझाने के लिए घटी थी कि घूंघट को त्याग दो। अरे तुम आज के ज़माने की लड़की हो, कहाँ इस घूंघट और पर्दा प्रथा में फंसी हुई हो। काकी जी, सासू माँ घूंघट को लेकर बहुत सख्त हैं, इसलिए मुझे तो इस घर की बहू होने के नाते इस घूंघट में ही जीवन बिताना पड़ेगा। मुझे ये सब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अरे बेटा तुम सुनो तो सही, तुम इतना समझ लो कि हम यहाँ पर तुम्हें घूंघट से आज़ादी दिलवाने के लिए ही आए हैं। कल हम तीनों बाज़ार चलेंगे और जानबूझकर तुम्हें बाज़ार में छोड़ देंगे और वहाँ से मेरी सहेली की बेटी को ले आएंगे, क्योंकि तुमने भी घूंघट किया होगा और उसी रंग की साड़ी पहनी होगी। तो घर आकर हम कह देंगे कि घूंघट के फेर में हमसे गलती हो गई। समझ गई या नहीं? सब समझ गई काकी जी, आपका आइडिया वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन क्या मम्मी जी पर इनका कोई असर होगा? बेटा होना तो चाहिए। अगर बहू के खो जाने पर भी तुम्हारी सास को बात समझ में ना आए, फिर तो समझ लेना कि वाकई टेढ़ी खीर है। हम अपनी तरफ से एक प्रयास तो कर ही सकते हैं। अगले दिन जैसा उन लोगों ने प्लान बनाया था वो सब तैयार होकर बाजार के लिए निकल जाती हैं। जानबूझकर आज सोना, उसकी सास और सुरभि तीनों ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी। आप लोग यहाँ पर चाट खाइए, तब तक मैं सामने वाली दुकान से पानी लेकर आती हूँ। सुरभि पानी की बोतल लेने के लिए दूसरी दुकान की ओर बढ़ जाती है। अरे काकी जी आप दोनों आ गई, सुरभि कहाँ रह गई? बेटा वो सामने वाली दुकान में पानी लेने गई है, जाओ लेते आओ ज़रा उसे। सोना का भाई विक्की सामने की दुकान पर जाता है और हरी साड़ी पहनी हुई एक औरत जिसके हाथ में पानी की बोतल थी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी की ओर ले आता है। सोना, उसकी सास और भाभी तीनों गाड़ी में बैठकर वापस अपने घर आते हैं, पर आने के बाद जैसे ही वो अपना घूंघट उठाती है सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये कैसे उठा लाया है तुम लोग? सुरभि बहू कहाँ है? हमें क्या पता, सुरभि भाभी तो हमारे साथ ही थी, फिर ये अदला बदली कब हुई? मुझे लगता है सुरभि जब दुकान पर पानी की बोतल लेने गई ना, उसी समय विक्की गलती से किसी और औरत का हाथ पकड़कर गाड़ी में ले आया। अरे मुझे क्या पता कि घूंघट के अंदर कौन है, और इसी कलर की साड़ी तो सुरभि ने पहन रखी थी ना।
कद घाटी से भी ये मुझे सुरभि जैसी लगी तो बस मैं हाथ पकड़कर इसे ले आया। अरे इसे तुम्हारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, तुम्हें तो दिखाई दे रहा होगा ना कि तुम किसके साथ जा रही हो। क्यों चली आई इसके साथ? अरे घूंघट में हमें कौन सा नजर आता है कि सामने कौन है कौन नहीं। मुझे भी यही लगा कि मेरा घर वाला होगा जो इतने अधिकार से हाथ पकड़ कर ले जा रहा है, इसलिए मैं भी आकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उस औरत की बात सुनकर नमिता माथा पकड़ लेती है। हे भगवान, मुझसे क्या अनर्थ हो गया। हमारी बहू कहाँ चली गई? इतने साल से वो अकेली कहीं नहीं निकली। घूंघट में पता नहीं कहाँ जाएगी बेचारी। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? तू जाकर जल्दी से पुलिस में रपट लिखा कर आ। बहन जी, पुलिस रिपोर्ट तो आप लोग कर देंगे, लेकिन ये बताइए बिना घूंघट की कोई फ़ोटो है बहू की आपके पास? पुलिस वाले घूंघट वाली फ़ोटो में से तो ढूंढ के नहीं निकाल पाएंगे बहू को। काकी सा क्या करे, हमारे पास तो वाकई सुरभि का बिना घूंघट का कोई फ़ोटो ही नहीं है। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं सुरभि को। अरे माँ, ये सब ना आपके इस घूंघट की वजह से हुआ है। घूंघट की वजह से सारा बवाल हो रखा है घर में। उस दिन बेचारी काकी जी वहाँ मॉल में गिर पड़ी। वो तो शुक्र है भगवान का कि उनका घाघरा नहीं फंसा था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और आज तो मेरी घरवाली ही बदल गई। मैं बता रहा हूँ माँ, अगर मेरी सुरभि नहीं मिली ना तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। रहना तुम अकेली घर में अपने उसूल और आदर्शों के साथ गज भर का घूंघट निकाल के। मैं अब अपनी सुरभि को अब ये घूंघट कभी नहीं करने दूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं मानती हूँ बेटा, मेरी जिद के कारण ये सब हुआ है। मैं तो ठाकुर जी के सामने बस मन्नत मान रही हूँ, सही सलामत मेरी बहू वापस घर आ जाए। आज के बाद इस घर से घूंघट का नाम और निशान खत्म कर दूंगी। नमिता और समधी जी की धड़कन बढ़ती हुई देखकर अंत में सोना की सास उन्हें सारी असलियत बता देती है। देखिए बहन जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बहू सुरभि कहीं नहीं गई। परेशान मत होइए, अभी कुछ ही देर में वो लौट आएगी। अभी तो हमने ये सब आपको समझाने के लिए सिर्फ नाटक किया था, लेकिन इतना समझ लीजिए ये सिर्फ नाटक नहीं है। ऐसा किसी दिन वास्तव में भी आपके साथ हो सकता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आज तक आप अपनी बहू को इस घूंघट और पर्दे में बांध के रख रही हैं। आज़ाद कर दीजिए बच्चों को इन बंधनों से और खुद भी निश्चिंत होकर रहिए। समधन की बात सुनकर नमिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने घर से घूंघट को हमेशा के लिए हटा देती है।